Good morning, all of you. Welcome in the TSN school. And today we will read the seventh chapter of history. And this is the second part of this chapter, and it's the page number of 83, which is the second part of the history. Indian textile in Europe market. अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 83, Indian textile in Europe market. By the early 18th century, worried by the popularity of the Indian textile, wool and silk market in England began the protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of the printing cotton textile chint in England. This act was known as the Calico Act. एक्चुअली अब क्या है कि इंडिया के जो कपड़े हैं उनका यूरोप में ज़्यादातर यूज़ होने लग गया था, तो उन लोगों को चिंता होने लगी थी कि इंडिया के कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारा जो माल है वो तो सेल ही नहीं हो रहा है। इस कारण से जो इंडिया में आने वाला माल था उसको उन्होंने बैन कर दिया, और इसको बैन कर दिया तो इस एक्ट को कैलिको एक्ट कहा जाता है कि भारत का जो प्रिंटेड जो कपड़ा है वो नहीं आएगा, तो उसको 1720 में बैन कर दिया गया, इसको कैलिको एक्ट कहते हैं। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंडिया, अनएबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल। अब इस समय जो इंग्लैंड के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो उसकी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन वो भारत का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू स्कोर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंट द entry of Indian textile. The first to grow under government protection was the calico printed industry. Indian designs were no limited and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloths. Competition with India textile also led to a surge of technological innovation in England. मतलब यह है कि जो उस यूरोप है उसमें तो नए नए उस समय जो कपड़े की टेक्सटाइल है वो टेक्सटाइल जो है वो उसका इंडस्ट्रीज़ खुली थी, तो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी और वो भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भारत के पास में लॉट्स ऑफ वैरायटी थी और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कपड़ा होता था। In 1764, the spinning jenny was invented by the John Kay, which increased the productivity of traditional spindles. The invention of the steam engine by the Richard Arkwright in 1783 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could not be woven in immense quantities and cheaply too. However, Indian textile continued to dominating world trade till end of the 18th century. Europe trading companies, the Dutch, the French and the English made enormous profit out of the flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. तो मतलब उस समय जो यूरोप थे उसमें कौन आया था, 1764 में स्पिनिंग जेनी आए थे। उन्होंने खोज की थी ये जो कपड़े की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने की और कपड़े की जो है क्वालिटी उसको बढ़ाने की उन्होंने उस समय खोज की थी। और स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कवाइट, तो इन लोगों ने भी मिलकर इस कपड़ा का जो उद्योग था उसमें औद्योगिक क्रांति लाने की बहुत कोशिश की थी और उसको उत्तम क्वालिटी का बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद जो डच, फ्रेंच और जो इंग्लिश थे वो सब मिलकर भारत से व्यापार करते थे और भारत से वो कॉटन खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे और इसके बदले में वो उसको सिल्वर देते थे। बट एज यू नो चैप्टर 2, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. अच्छा, अब जब मतलब भारत में धीरे धीरे उपनिवेश बसाने लगे और जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली, तो अब जो कंपनी थी वो चाहती थी कि भारत से जब माल प्राप्त किया जाए तो उसके बारे में उसे कोई कीमती वस्तु नहीं दी जाए। Instead, they collected revenue from the peasants and the zamindar in the India and used his revenue to buy Indian textile.
अब उन्होंने क्या चाल चली कि वो जो भारत के जितने भी ज़मींदार थे उनसे वो लगान वसूल करने लगी, और जितने भी बड़े संपन्न लोग थे उनसे लगान वसूल करने लगी, और उसी से फिर वो इंडिया का टेक्सटाइल खरीदने लगी। यानी कि अपनी कोई भी मूल्यवान वस्तु, जैसे कि पहले तो वो भारत को कपड़े के बदले में या सिल्क के बदले में वो चांदी देते थे या सोना देते थे, तो उनकी मूल्यवान वस्तु जाती थी भारत में। लेकिन अब वो चाहती थी कि भारत का जो पैसा है उसी को भारत में लगा लो और यहाँ से तैयार माल ले जाओ। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ के जमींदार और जो भी संपन्न लोग थे उनसे लगान वसूल करना शुरू कर दिया, और उसके बदले में सुरक्षा और आर्मी देनी शुरू कर दी, और उसी पैसे से वो टेक्सटाइल में लगाने लगी कि भारत का जो कपड़ा है वो भारत के पैसों से ही खरीद कर ब्रिटेन बेचने लगी। तो ये बहुत ही पॉलिटिकल चाल उन्होंने चली थी। उसके बाद अब ये मैप आ गया है, वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ द वीविंग इन द 18th सेंचुरी, कि कहाँ पर मेजर सेंटर्स थे जहाँ पर कि कपड़ा बुना जाता था 18th सेंचुरी में, ये यहाँ पर बताया गया है। देखो अलग अलग, जैसे सिल्क कहाँ पर था उसको ट्राइंगल से बताया गया है, चिंट, चेक्स, प्लेन वाइट, तो अलग अलग टाइप के जो कपड़े हैं उनके अलग अलग सेंटर्स थे, वो इस मैप में इनको इसमें दिखाया गया है। हु आर द वीवर्स, वीवर्स कौन थे, बुनकर कौन थे, उसके बारे में अब हमको पढ़ना है। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेसिफाइड इन वीविंग, वीवर्स वह समुदाय के लोग होते हैं जो कि बुनने का कार्य करते हैं। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और उनके जो ये जो कला है उनकी वो पास होती जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ऊपर। मतलब जो ये एक तरीके का परंपरागत काम हो गया कि जो काम पिताजी करते थे फिर वो बाद में बच्चे करेंगे, तो ये परंपरागत एक कला थी जो कि एक पिता से एक पुत्र को और एक वंश से दूसरे वंश को सौंपी जा रही थी। देयर स्किल्स वर पास वन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो ये कला थी बुनने की वो दी जा रही थी। द टैंटी वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहा और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड कैकोलर्स एंड देवंस ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। तो कुछ जो बुनकर थे जिनके समुदाय बहुत फेमस थे अपने बुनकारी के लिए, वो थे एक तो बंगाल के टैंटी वीवर्स और जुलाहा, मोमिन वीवर्स जो कि उत्तरी भारत के थे, और कैकोलर्स और देवंग्स जो कि दक्षिणी भारत के थे। तो ये समुदाय अपनी बुनाई कारी के लिए बहुत फेमस थे, मशहूर थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क डन मोस्टली बाय द वुमेन। सबसे जो पहला काम होता था बुनाई में, जो सबसे प्रथम चरण होता था वो स्पिनिंग होता था, जो कि कताई का कार्य होता था, कताई का कार्य होता था जो कि औरतों के द्वारा किया जाता था। चरखा एंड द तकली चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। उस समय जो कताई का कार्य किया जाता था वो चरखे और तकली से किया जाता था जो कि घरेलू उपकरण थे। द थ्रेड वॉज स्पंग ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली, एंड व्हेन द स्पिनिंग वॉज ओवर द थ्रेड वॉज वुवन इनटू द क्लॉथ बाय द वीवर। तो इस तरीके से काटने का काम चरखा और तकली के द्वारा कराया जाता था, उसके बाद उस कपड़े को बुना जाता था। इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज वीवर्स वाज द टास्क डन बाय मैन, और जो बुनने का काम होता था वो अधिकतर समुदाय में आदमियों के द्वारा किया जाता था। स्पिनिंग का वर्क जो किया जाता था वो औरतों के द्वारा किया जाता था, और जो वीविंग का जो वर्क किया जाता था वो आदमियों के द्वारा किया जाता था। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर नोन एज द रंगरेज, और जब कपड़े को रंगा जाता था तो उस चीज़ को रंगरेज कहा जाता था। फॉर प्रिंटिंग क्लॉथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ द स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज द छपाईगर्स, और इस कपड़े के ऊपर सुंदर सुंदर प्रिंट करने का काम था वो एक स्पेशल लोगों का होता था जो कि ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे, इन्हें छपाईगार्स कहा जाता था। हैंडलूम वीवर्स एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएशन एसोसिएट विद द प्रोवाइडिंग लाइवहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियन। तो हैंडलूम का जो ये वर्क है वो बहुत सारे भारतीयों का जीवन का सहारा था, मतलब बहुत सारे जो भारतीय हैं वो हैंडलूम वर्क करते थे या कपड़े को बुनने का कार्य करते थे। द डेक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज।
First Indian textile now had a complete with British textile in the Europe and American markets. Second, तो जो इंडियन टेक्सटाइल है वो और जो ब्रिटेन है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे कई तरीक़ों से। मतलब जो इंडियन टेक्सटाइल है वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड करता था। अब उसके क्या कारण थे? फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट। सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन। अब यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल का जो ब्रिटेन में यूज़ था वो मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो यह है कि उसका कंपेयर होने लगा ब्रिटेन के टेक्सटाइल से, और दूसरा यह है कि कई तरीके के उसके ऊपर रेवेन्यू लगा दिए गए, कई तरीके के चार्ज लगा दिए गए, तो फिर वो जो कपड़ा था वो महंगा होता चला गया, यानी कि भारतीयों को प्रॉफिट कम होने लगा। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th century, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर traditional market in Africa, America and Europe. Thousands of the weavers in India were now thrown out of employment. अब क्या हो गया कि ब्रिटेन ने भारत की जैसी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल बना दी। अब वही जो है वो सब तरफ के सबसे मतलब अपना व्यापार करने लगे, और एक सदी ऐसी आई जिसमें कि ये जो जितने भी वीवर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। बंगाल के जो बुनकर थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ। इंग्लिश एंड द यूरोप कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडिया गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गैव आउट एडवांस टू वीवर्स टू सिक्योर द सप्लाईज। अब क्या हो गया कि भारत के जो मजदूर थे उनका बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि भारत का जो माल था वो ख़रीदा नहीं जा रहा था, और इसके बीच में बुनकर के बीच में और सेलर के बीच मतलब बायर के बीच में मध्यस्थ करने वाले जो व्यापारी होते थे वो उनको कपड़ा बनाने के लिए उधार नहीं दे रहे थे। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रॉट द पेटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम, और उन्होंने इसलिए सरकार से मदद मांगी। बट वर्स वॉज स्टिल टू कम। बाय 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ्स फ्लूडेड इंडियंस मार्केट। In fact, by 1880, 2/3 of all the cotton cloths worn by the Indians were made of cloth produced in Britain. This affected not only specialized weavers but also spinners. Thousands of rulers, women who made a living by the spinning cotton, said were रेंडर्ड जॉबलेस। अब क्या होने लगा? अब तो धीरे धीरे भारत में बिल्कुल इन सारी जितने भी टेक्सटाइल्स थे उनको बंद कर दिया जाने लगा। बेचारे जो बुनकर थे उनको काम मिलना बंद हो गया, और ब्रिटिश से बना हुआ जो टेक्सटाइल था वो कपड़ा था वो भारत में आने लगा, पहने जाने लगा। तो भारत का जो काम धंधा था बिल्कुल बंद हो गया, औरत और आदमी सब लोग बेरोजगार हो गए। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय machines. How could machines produce saris with and check the border of cloths with traditional woven pattern? These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nordic textile manufacturers in Britain produced a very coarser cloths used by the poor people in India. तो लेकिन एक जो चीज़ चल रही थी हैंडलूम की साड़ी उस समय बॉर्डर वाली चल रही थी, और उसकी ब्रिटेन में बहुत मांग थी, क्योंकि ब्रिटेन में जो संपन्न लोग थे वो इस तरीके की साड़ी का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से ब्रिटेन में उन साड़ी की बहुत मांग थी। यू मस्ट हैव वेयर द शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड द मदुराई इन द सदर्न इंडिया। दिस टाउन्स एमर्ज एज द इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग एंड लास्ट 19th century. Later during the national movement, Mahatma Gandhi asked people to boycott, import the textile and use the handspun and the hands-woven cloths. Khadi gradually became a symbol of the nationalism. The charkha came to represent in India, and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931. बाद में गांधी जी ने कहा कि ब्रिटेन से आए हुए जो कपड़े हैं उसका मैं यूज़ नहीं करना, और गांधी जी ने स्वदेश आंदोलन चलाया जिसमें उन्होंने केवल खादी के वस्त्रों का यूज़ करने के लिए कहा, और चरखा था उसको एक नेशनल सिंबल के रूप में तिरंगे के रूप
तिरंगे के ऊपर बनाया गया। व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड द स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उन बुनकारों का या उन महिलाओं का क्या हुआ जो कि कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। मैनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चर लेबर्स, वो जो बुनकर थे वो खेतिहर मजदूर बन गए। एंड सम मर्ज टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब और कुछ लोग जो थे जो कि बेरोजगार हो गए थे टेक्सटाइल में, तो वो फिर शहरों में चल गए काम की खोज में। तो इस तरीके से भारत का टेक्सटाइल पूरा बर्बाद कर दिया ब्रिटेन ने। कॉटन मिल्स कम अप, द फर्स्ट कॉटन मिल्स इंडिया वॉज सेट अप एज स्पिनिंग मिल्स इन बॉम्बे 1954। जो पहली कॉटन मिल थी वो भारत में बॉम्बे में 1854 में बनी थी। फ्रॉम द अर्ली 19th century, Bombay had gone as an important port for the export of raw cotton from India to England। तो जो ये जो फर्स्ट मिल थी, इससे जो था भारत का कॉटन जो था वो इंग्लैंड और चाइना में जाता था। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल traced to western India when cotton was grown, and when textile mills came up they could supply raw material with hands। तो इस तरीके से कॉटन मिल के बारे में बताया गया है। अब हमको ये वाला पार्ट यहीं पे रोकना पड़ेगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।